आज हम बात करते हैं नेस्ट कैनाइन के बारे में, जो कि पिछले कुछ महीनों में हैज़ बिकम दी फोकल पॉइंट फॉर नेस्ट फार्म्स। राजीव जी से ये जानना चाहेंगे कि नेस्ट फार्म्स ने कब, कैसे और कहाँ नेस्ट कैनाइन के बारे में सोचा। देखिए, हम लोग डॉग्स की सेवा तो जब से नेस्ट फार्म सेटअप हुआ था तब से कर रहे थे, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर देना हम लोगों ने पिछले साल नवंबर से शुरू किया, जब काफ़ी ऐसे केसेस होते। कोविड के बाद काफ़ी हम लोगों ने देखा कि लोगों के डॉग्स एग्रेसिव हो रहे हैं, डर रहे हैं, काट रहे हैं। और जब हम उसके अंदर थोड़ा डीप जाते गए तो समझ में आया कि ये वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है कि डॉग रिएक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि कोविड में सबके साथ रहे और फिर अचानक फैमिलीज़ को ऑफिस जाना पड़ रहा है, पेरेंट्स को ऑफिस जाना पड़ रहा है, या ट्रैवल उनका एक्सटेंसिव हो रहा है। तो हमने देखा कि रिएक्टिविटी डॉग्स में बढ़ गई है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है डॉग के साथ, क्योंकि हमारे पास हमेशा अबैंडन्ड या अडॉप्टेड डॉग्स ही आए थे, और ज़्यादातर वो ब्रीड्स आई थी कि जो नॉर्मली एडल्ट डॉग्स घर पे कोई रखना नहीं चाहते, जैसे रॉटवेलर्स हैं, जर्मन शेपर्ड्स हैं, पिटबुल हैं, और ऐसे डॉग्स जिनकी कोई काटने की हिस्ट्री रही हो या अबैंडन किए हों। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस नॉलेज जो हमने इनके साथ शेयर गेन की है वो हम यूज़ करें, और जो पेरेंट्स इस वक्त इन हालातों से जूझ रहे हैं, या ये डॉग्स जो कहीं सोसाइटी में फिट नहीं हो पा रहे, तो उनकी हम मदद करें। इसलिए नेस्ट कैनाइन की स्थापना की गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नेस्ट कैनाइन इज अ सेंटर फॉर dog, especially dog rehab or behavior or boarding and lodging, it a very personal or a homely touch to it? Can we say that? देखिए, इसका जो फिलॉसफी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कई शेल्टर्स हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं, जो डॉग्स स्ट्रीट से अबैंडन होते हैं या स्ट्रीट से पिकअप रेस्क्यू होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ओवर क्राउडिंग हो जाती है, और उनके पास में कोई एक मैकेनिज्म नहीं है रेवेन्यू का, जो डोनेशंस आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन जैसे कुत्तों की संख्या बढ़ती जाती है एक्सपोनेंशियली, ये जितने भी शेल्टर्स थे, कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल क्रंच महसूस हुआ है, स्पेस क्रंच महसूस हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि हमें कुत्तों की मदद करनी है, जहाँ तक हो सके उनकी मदद स्ट्रीट पे कर दीजिए या शेल्टर्स पे कर दीजिए, या कई ऐसे एनजीओज हैं जो इनको संभालती हैं, उनकी आप मदद कर दीजिए। लेकिन मॉडल आपका ऐसा होना चाहिए कि आप अपने आप को सस्टेन कर सकें। कुत्ते ऐड करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि एक के बाद एक आते रहेंगे, लेकिन अगर आप उनको मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम खर्च है, अगर आप वो अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी फाइनेंशियल क्रंच जरूर महसूस होगा। हमने इस इशू को रिजॉल्व इस तरीके से किया है कि जो भी डॉग्स हमारे यहाँ पेट बोर्डिंग के लिए आते हैं, फॉस्टरिंग के लिए आते हैं, उनके लिए हम एक मामूली सा शुल्क लेते हैं, और उन पैसों से बाकी डॉग्स जो हैं, जो स्ट्रीट पे हैं, जो एनजीओज हैं या वॉलंटियर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी हम मदद करते हैं। It's nice to know, Rajiv. But I mean, can we have a little more insight on आप कैसे किस किस स्तर पे पेट पेरेंट्स को या abandoned डॉग्स को आप सपोर्ट करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, आप बिहेवियर की बात करते हैं, देयर आर पीपल जिनको बिहेवियरल पीपल एज एन आई मीन द डॉग्स हु नीड बिहेवियरल असिस्टेंस। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो आ नहीं सकते हैं इन पर्सन यहाँ पे और रह सके, तो या अपने डॉग को आपके साथ लंबे समय तक रख सके, या डिस्टेंस कैन बी अ कंसर्न एरिया। तो हाउ डू वी, इज देयर एन ऑप्शन वेयर दे कैन स्टिल leverage your expertise and your skill sets for their pets betterment? जी, काफ़ी अच्छा आपने सवाल पूछा है, और ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि बॉम्बे में या महाराष्ट्र में भी इतने फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना ना ट्रेनर के लिए, ना पेट पेरेंट के लिए, और ना पेट के लिए पॉसिबल है।
और कॉस्ट प्रोहिबिशंस भी होते हैं। कई बार पेट पेरेंट्स को ये महसूस होता है कि ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसकी सोल्यूशन हमने ये बनाई है कि हमने सोशल मीडिया चैनल फेसबुक है, उस पर हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन रखा है, और हम लोग ऑनलाइन सपोर्ट या डिस्टेंस सपोर्ट भी अपने पेट पेरेंट्स को देते हैं, ताकि वो खुद इस चीज़ की रेमेडी कर सकें और वो इस चीज़ से और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाएं कि अगली बार जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और सक्सेसफुली हम लोगों ने काफ़ी लोगों के काउंसलिंग की है, जो कि डॉग्स को ह्यूमन चाइल्ड की तरह ट्रीट करते थे या उन्हें प्यार करते थे, जो ज़रूरी है। लेकिन डॉग एक अलग स्पीशीज़ है, उसके बारे में उसकी हैंडलिंग के बारे में अगर आपको सही जानकारी होगी तो आपका और आपके डॉग का जो संबंध है वो मधुर होगा। So when you're talking online, मतलब there will definitely be a particular pattern आप जो उनसे, there is a format जो आप pet parent से expect करेंगे. So when someone reaches out to you, you will be able to give them that guideline जिसको वो analyze करें और उस हिसाब से reach out करें, और is it like a generic conversation that happens? उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कोई पेट पेरेंट अप्रोच करता है या सोशल मीडिया से या पर्सनल रेफरेंस से, पहले हम डॉग का प्रोफाइलिंग करते हैं कि जो समस्या है उसका क्लियर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायग्नोस कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी का इशू है, तो रिएक्टिविटी किस चीज़ से हो रही है, कि डोरबेल से हो रही है, दूध वाले के आने से हो रही है, पासिंग बाय डॉग या व्हीकल से हो रही है, या किसी पर्टिकुलर इंसान से हो रही है, या जनरली अगर वो आप डॉग सो रहा है और आप उसके पास जाते हैं तो वो रिएक्ट करके बाइट करता है। तो पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, जो कि एक वेरी साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे है। क्वेश्चनर होता है, बातचीत होती है, फिर डॉग के कुछ वीडियोस हम डेफिनेटली कॉल करते हैं कि आपने कोई सिचुएशन ऐसी देखी जिसमें आपने रिकॉर्ड किया है, उससे हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में ही जो करेक्शन है वो रेकमेंड करते हैं। और अगर प्रैक्टिकली आप देखा जाए तो हमें सबसे पहले जो हाईएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है हम वो देखते हैं कि ऐसी कौन सी समस्या डॉग के साथ हो रही है जिसकी वजह से उसके बाकी बिहेवियर में चेंजेस हो रहा है। तो जब ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम लोग उनको एक वर्क शीट देते हैं कि आप ये एक्शंस आप लीजिए, जब डॉग ये रिएक्शन करेगा तो आपको ये एक्शन लेना है, जब डॉक्टर जो आपका डॉग है वो ये एक्शन करता है तो इस तरह से आपका रिएक्शन होता है। एक बहुत ही सहज सरल तरीके से, देखिए 30 साल से मैं डॉग्स की सेवा में हूँ और कई बार डॉक्टर्स के साथ में, वेटनरीज के साथ में, बिहेवियरिस्ट के साथ में कम्युनिकेशन हुआ है, अलग अलग टाइप के डॉग्स के साथ कम्युनिकेशन हुआ है। तो इसकी जो हम लोगों ने कॉन्साइज नॉलेज है वो हम लोगों ने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पेट पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की है। उसके अंदर कुछ वीडियोस भी बनाए हैं ताकि आप उनसे आइडिया लेकर, इंस्पिरेशन लेकर आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि ये नॉलेज सबके पास जाए, ताकि सिर्फ आप किसी भी पेट ट्रेनर या बिहेवियरिस्ट की राह देखते रह गए और कुछ अनहोनी हो जाए। इससे अच्छा है कि आप अपने आप को खुद को सक्षम बनाइए, और बहुत ही आसान तरीका है। वीडियोस हैं, काउंसलिंग है, ऑनलाइन सपोर्ट है, टेलीफोनिक सपोर्ट है, और कंप्लीट आप जब अपने डॉग का मैन्यूवरिंग अपने हाथ में लेते हैं तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं इस सिचुएशन को सुधार सकता हूँ। So it will not be wrong to say कि अगर हम पेट को या तो ऑनलाइन या तो फिजिकल ऑन लोकेशन बिहेवियरल ट्रेनिंग एंड थेरेपी से अपने जो करेक्शंस है वो अचीव करने के बाद, it won't be wrong to say कि it is an ongoing process. The pet parents will have to constantly work on the tips shared by the experts either at Nest Farms or Nest Canine or any other therapist that they consult for their dogs. देखिए, मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को और थोड़ा गहरे से समझ सकें कि हम आपको लाइन ऑफ फायर में क्यों डाल रहे हैं। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप और आपके पेट्स जिस माहौल में रहते हैं,
स्टिमुलस वहाँ से आते हैं, यानी कि ट्रैफिक की नॉइज, कार के हॉर्न, डोरबेल, मिल्कमैन, पेपर वाला, काम वाले मेड्स एंड सर्वेंट्स, और जनरली दूसरे डॉग्स, और कितने सारे साउंड एंड ऑडियो एंड विजुअल स्टिमुलस होते हैं। कहीं अगर आप उस माहौल में आप इन चीज़ों को अगर आप करेक्ट करने लगे एक एक करके, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी बनस्पत इस पे कि आप एक टेम्परेरी 1 घंटे 2 घंटे के लिए किसी ट्रेनर को एंगेज करें, या आप किसी डॉग को रिट्रीट में भेजें। रिट्रीट में कई साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर काम किया जा सकता है, लेकिन जो स्टिमुलस बेस्ड रिएक्टिविटी है वो घर पे बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो सकती है। Talk about socializing for your pets. And Nest Canine, along with Nest Farms, is a good platform for pet socializing. But can you share a little more on how Nest Canine can help you or facilitate that kind of a socializing for your pets? इसका जवाब देने से पहले हम लोग सोशलाइजेशन को सही तरीके से समझ लें डॉग के पर्सपेक्टिव में। डॉग का सोशलाइजेशन सिर्फ ये नहीं है कि 2 डॉग या 4 डॉग्स आप एक फेस टू फेस ला रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो वो सोशलाइज हो गए। नहीं, डॉग की सोशलाइजेशन में उसका एनवायरनमेंट, उसके आसपास के लोग, उसका माहौल, अदर डॉग्स के साथ रिलेशनशिप, और साइट्स, साउंड्स, व्हीकुलर ट्रैफिक, ऑडियो, लाउड स्पीकर्स और पटाखों की आवाज़ें, थंडरिंग, ये सारे अनुभव जो हैं ये मिलकर एक डॉग के सोशल या सोशलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। सिर्फ एक डॉग जो है आप उसका ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन रहा तो वो सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस ह्यूमन रहता है, लेकिन अगर आप डिफरेंट सिचुएशंस डॉग को दिखाएंगे, समझाएंगे, तो वो एक रिपीटेशन वैल्यू से वो जल्दी सीखता है कि हाँ जब ऐसा होता है तो इसका नतीजा ये होता है। तो ये ब्रॉडली सोशलाइजेशन है। कई डॉग्स हैं जिनके जो सिर्फ पेरेंट्स के या ह्यूमंस के साथ रहते हैं, उनका दूसरे डॉग्स के साथ में संबंध बन नहीं पाता है या बनने नहीं दिया जाता है। ऐसे डॉग्स डेफिनेटली हेल्प होगी कि अगर वो एक रिट्रीट में आते हैं या नेस्ट कैनाइन में आते हैं और दूसरे डॉग्स के साथ में एंगेज करते हैं, तो पेरेंट्स को भी सिखाया जाता है और डॉग्स को भी सिखाया जाता है कि कैसे आपको दूसरे डॉग्स को या ह्यूमंस को उनके साथ इंटरेक्शन करना है। तो दैट इज व्हाट इज अ प्रॉपरली सोशलाइजेशन फॉर डॉग्स। So when somebody comes for a behavioral therapy, either physical or online, I'm sure उसकी कोई costs होंगी, कुछ timelines होंगी. So will you be able to tell us a little more on the cost implications and the duration required? Just a ballpark, not exact figures or anything, just a ballpark. जी देखिए, इसमें जो भी डॉग को यहाँ रेसिडेंसी की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ रेसिडेंट ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपनी जो भी हमारी फीस है बिहेवियर करेक्शन के लिए, हम कोई कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। ये हमारी सेवा है उस पशु के लिए और उसके पेट पेरेंट के लिए। जो उसका एक नॉमिनल सा रहने और खाने का खर्च है वो हम ज़रूर लेते हैं, ताकि जो आउट ऑफ पॉकेट हम ना जाएं। रही बात ड्यूरेशन की, तो डिपेंड करता है कितने डॉग के अंदर क्या क्या बिहेवियर करेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो बिहेवियर करेक्शन में हम ये देखते हैं कि पहले 2 से 3 हफ्ते डॉग को डीकम्प्रेसिंग के लिए लगते हैं, यानी कि वो अपने नए माहौल को एडजस्ट करता है, यहाँ कंफर्टेबल होता है। उसके बाद में 2 से 3 हफ्ते हम लोग जो है वो जो बिहेवियर करेक्शन रिक्वायर्ड है उस पर काम करते हैं, और फिर 2 से 3 हफ्ते और लगते हैं जिसमें कि हम लोग वो उसको रीइटरेट करते हैं या उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो लगभग आप समझ के लिए चलिए कि 1 से 1.5 महीना तो लग ही जाता है इस तरीके के बिहेवियर करेक्शन करने के लिए। और ऑफ कोर्स जो चार्जेस हैं उसमें मैं अभी बताना एकदम से वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ब्रीड की फूड की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसके हिसाब से उसका खाने का और स्पेशल डाइटरी नीड्स के हिसाब से खाने के चार्जेस बदलते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग एक बात का एश्योरेंस है कि हमारी जो भी इंटरवेंशन होगी
उसका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ स्टे एंड फूड का ही चार्ज लिया जाता है। Is it also true that people जनरली जो पेट पेरेंट्स हैं उनका ये सोचना होता है कि यस थेरेपी के लिए भेज रहे हैं तो बस गाड़ी उठाए फार्म पे पहुंचे डॉग्स को डाल दिया और निकल पड़े? डज दैट रियली वर्क और डू यू थिंक इट इज़ मोर एडवाइजेबल कि वो आके एक आध दिन यहाँ पे आपके साथ प्रॉपर हैंड ओवर करके सो दैट द डॉग इज सेटल्ड एंड देन यू स्टार्ट योर थेरेपी? व्हिच वन वर्क्स बेटर? जी बहुत अच्छा सवाल है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि प्रॉब्लम ह्यूमंस की होती है और बेचारे डॉग को ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो डॉग के साथ इंटरेक्शन करना नहीं जानते हैं, उनको संभालना नहीं जानते हैं, और हम लोग नतीजा ये होता है कि हम बोलते हैं कि ये कुत्ता ठीक नहीं है, ये एग्रेसिव है, ये पागल है, ये काटता है। हमें ज़रूरत है थोड़ा सा समझने की कि ये स्पीशीज़ कैसे ऑपरेट करती है। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जब आप अपनी प्रॉब्लम और अपने पेट को लेकर आते हैं तो 1 या 2 दिन का टाइम ज़रूर लेके आइए ताकि पर्सपेक्टिव्स को समझ आए। और उसके बाद में जब ट्रेनिंग पूरी होती है तो हैंडओवर्स बहुत ज़रूरी हैं कि मैंने अगर रैंडमली डॉग को ट्रेन कर दिया और जो उसके कमांड्स हैं या कोड्स हैं वो आपके साथ अगर आप शेयर नहीं करें या उसका कैसे प्रोसीजर है हैंडल करने का, अगर कोई सिचुएशन जिस पे पहले वो रिएक्ट करता था अगर वो सिचुएशन आए तो कैसे हैंडल करना है, तो ये जॉइंट एफर्ट है। ये सारी जिम्मेदारी एक डॉग के ऊपर डालना मेरे हिसाब से गलत है। आप पेट पेरेंट हैं तो आपको भी उसमें शामिल होना पड़ेगा, आपको भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और टाइम बनाना पड़ेगा, और जो नुआंसेस हैं, जो फाइन पॉइंट्स हैं ट्रेनिंग के, वो आपको समझने पड़ेंगे। चलो ये बात तो तय है, ये क्लियर है कि नेस्ट कैनाइन केटर्स मेनली टू setting right the behavior of the dog and also the parents in the process, rather the pet parents, because other parents will get annoyed अगर हम सिर्फ parents बोलें तो। But apart from this, like you mentioned in one of the conversations or in your videos about adoptions or rehoming of dogs who are no longer wanted in their current homes for whatever reason, इस एरिया में does Nest Canine help? हाँ, तो आपका जो सवाल है वो सिंपल है कि अगर कोई कारण, जायज़ कारण से पेट कंटिन्यू नहीं कर पाता है उस घर में, या पेरेंट्स जो पेट पेरेंट्स हैं बाय फाइनेंशियल रीजंस या इमोशनल रीजंस या मेडिकल रीजंस उस डॉग को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इसमें कुछ बुरी बात नहीं है। आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कई चीज़ें हमसे नहीं हो पाएंगी। ऐसी सिचुएशंस में हम कई NGOs के साथ काम करते हैं जो कि इंडी डॉग्स एंड ब्रीड डॉग्स के रीहोमिंग के लिए, अडॉप्शन के लिए काम करती हैं। हम डेफिनेटली अपने सोशल मीडिया चैनल को यूटिलाइज़ करके, अपने NGO कॉन्टैक्ट्स को यूटिलाइज़ करके कोई अच्छा घर परिवार आपके डॉग के लिए ढूंढने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और ऐसे कई हमारे वीडियोस आप देख पाएंगे कि कई डॉग्स थे, पपीज़ थे जिनको बड़े लाड और अरमानों से लाया गया था, लेकिन कई कारण से, मेडिकल रीजन से छोड़ना पड़ा। आज वो काफ़ी अच्छे घरों में और अच्छे परिवारों में वो अडॉप्शन हुए हैं और अच्छे से फल फूल रहे हैं। We close for the day. Is there any specific message that you would like to share with our audience? जी ज़रूर। पहली बात तो मैं हमेशा जो कहता आ रहा हूँ वो ये है कि एडॉप्ट, डोंट शॉप। क्योंकि अगर आप शॉपिंग की खरीदने की मन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ब्रीडर एक्टिव होता है, एक डॉग एक्सप्लॉइट होता है। कई ऐसे डॉग्स हैं जिन्हें आप एडॉप्ट कर सकते हैं। सिर्फ पपी लाना, आप बोलेंगे हमें पपी चाहिए क्योंकि हम उसके साथ, वो हमारे साथ ठीक से एडजस्ट हो जाएगा। पपी एक बहुत ही सरप्राइज पैकेज है। वो बड़ा होके कैसा बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, और वो सब डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ब्रॉटअप करते हैं। और एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पालने जैसा होता है। उसकी वैक्सीनेशन, उसकी ट्रेनिंग और उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब आपके हाथ में होता है। प्लस उसके साथ में एक बड़ी समस्या आती है कि टीथिंग प्रॉब्लम। तब वो फर्नीचर काटता है, आपकी चप्पलें काटेगा। तीसरा मैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि डॉग्स को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए। आप
आपके हिसाब से डॉग बोल नहीं पाता है, वो एक मूक जानवर है, लेकिन डॉग बहुत ही इवॉल्व होते हैं। वो आपके मूड्स को, सेंटिमेंट्स को, आपके अंदर होने वाले बदलावों को वो अच्छी तरह से समझते हैं और आपको बहुत ही सुलझा हुआ बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। डिप्रेशन में ये डॉग्स थेरेपी का काम करते हैं। जो ब्लाइंड पीपल हैं उनके लिए सर्विस डॉग का काम करते हैं, गार्डिंग का काम करते हैं, कंपेनियनशिप का काम करते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इन डॉग्स को खाने और खेलने के अलावा एक रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने आज तक इनके बारे में नहीं समझा तो आज एक स्टार्टिंग पॉइंट है। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, तो आपको डेफिनेटली इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और आपका और आपके डॉग का संबंध मधुर बना रहेगा। इस आशा के साथ आप सबको मैं धन्यवाद कहता हूँ और उन लोगों को स्पेशली कहता हूँ कि जिन्होंने डॉग्स को अडॉप्ट किया है और अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। थैंक यू वेरी मच। So that's an in-depth detail of Nest Canine for you all, and yes, you can write in your comments if you have any other queries. Rajiv would be happy to share his insights further into it. Thank you.